Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जापानी कॉन्स्टिट्यूशन को लेंगे। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जापान के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जापान देश को स्वयं जापानी जनता निप्पोन कहती है। जापान शब्द चीनी भाषा के शब्द जीहेपने का अपभ्रंश है। जीहेपने का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का उदय। अतः जापान सुदूर पूर्व एशिया में स्थित है और एशिया में प्रतिदिन सर्वप्रथम सूर्य का उदय जापान में ही दिखता है। अतः जापानी अपने देश को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उदय होते हुए सूर्य की भूमि कहना पसंद करते हैं। अतः इंग्लैंड के साथ लाक्षणिक समानता के आधार पर जापान को इंग्लैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम जापान के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, इसका अध्ययन हम आज के वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जापान के वर्तमान संविधान के प्रारूप को डाइट ने 7 अक्टूबर 1946 को पारित किया गया और 3 नवंबर 1946 को सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किए और 3 मई 1947 को इसे लागू किया गया। इसे सामान्यतः 1946 का जापानी संविधान कहा जाता है, किंतु सम्राट हिरोहितो की मृत्यु के बाद जापानी जनता ने इसे शोवा संविधान भी कहा है। अतः जापानी संविधान की विशेषताओं में हम निम्न विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले महान संकल्पों वाली प्रस्तावना। जापानी संविधान में के अंतर्गत आधुनिक काल में निर्मित संविधानों का प्रारूप प्रस्तावना से किए जाने की परंपरा विकसित हुई है। प्रस्तावना के माध्यम से संबंधित संविधान के आधारभूत आदर्शों एवं मूल्यों पर प्रकाश डाला जाता है और शासन के मूल ढांचे एवं प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है। अन्य संविधानों की प्रस्तावना की तुलना में जापान के शोवा संविधान की प्रस्तावना इस दृष्टि से भी अद्वितीय है कि यह जापानी जनता के दृढ़ संकल्प के साथ कुछ ऐसे आदर्शवादी एवं उदारवादी मूल्यों को अपनाने की घोषणा करती है जिनका उल्लेख इस संविधान के अलावा विश्व के किसी भी संविधान में नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित आदर्श एवं मूल्य इसी श्रेणी में है। अतः जापान के संविधान की प्रस्तावनाओं में मुख्यतः निम्नलिखित आदर्शों एवं मूल्यों को स्वीकारा है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 जापान की राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित आदर्श एवं मूल्य। सेकेंडली, सरकारी जनता की एक पवित्र धरोहर के रूप में इसे माना है। सेकेंडली, जनता को सरकार की सत्ता का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। थर्डली, सरकार ऐसी नीति का पालन करेगी कि देश युद्ध के भयंकर परिणामों से बचा रहे। इसी तरह व्यक्ति संबंधी आदर्श एवं मूल्य इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अतः प्रस्तावना में जापानी जनता द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि वह इन महान आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित उद्देश्यों को अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए दृढ़ संकल्प एवं सामाजिक साधनों द्वारा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार साध्य एवं साधन दोनों की श्रेष्ठता पर बल दिया है। सेकेंडली, लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। दुनिया के अधिकतर देशों जैसे भारत, अमेरिका, रूस, चीन, श्रीलंका, कनाडा आदि की तरह ही जापान का संविधान भी लिखित संविधान है। अर्थात जापान का संविधान विकसित नहीं अपितु निर्मित संविधान है। इस संविधान में एक
प्रस्तावना और कुल 11 अध्याय तथा 103 अनुच्छेद है। भारत के संविधान की तुलना में इसका आकार छोटा है, किंतु अमेरिकी संविधान की तरह अत्यंत संक्षिप्त भी नहीं है। इसे लगभग 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है और इसकी एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि इसकी रचना में कठिन कानूनी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु यह सरल व स्पष्ट जापानी भाषा में लिखा गया है और जन सामान्य इसे आसानी से समझ सकता है। जापानी संविधान के सभी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। उनके विभिन्न अध्यायों की सामग्री इस प्रकार है। पहला अध्याय सम्राट, दूसरा युद्ध, तीसरा परित्याग, चौथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, तत्पश्चात डाइट, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, वित्तीय मामले, स्थानीय स्वशासन, संशोधन प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता और 11वां अन्य पूरक विवरण से संबंधित है। थर्डली, लोकप्रिय सत्ता पर आधारित संविधान। जापान के संविधान के अनुसार राज्य सत्ता का स्रोत जनता ही है, अतः यह माना जाता है कि संविधान ने पॉपुलर सॉवरेनिटी के सिद्धांत को स्वीकारा है और इस प्रकार संपूर्ण शासन व्यवस्था का आधार जन इच्छा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान में सम्राट के संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्राट की स्थिति का स्रोत लोकप्रिय संप्रभुता ही है। जापानी संविधान द्वारा शासन व्यवस्था का आधार लोकप्रिय संप्रभुता के आधार पर किए जाने के प्रसंग में 2 ध्यान आकर्षक तथ्य दिखाई देते हैं। नंबर 1, नए संविधान से पूर्व जापान में प्रभुसत्ता का स्रोत सम्राट को माना जाता था, किंतु इसके एकदम विपरीत रूप से नए संविधान ने प्रभुसत्ता का स्रोत जनता को स्वीकारा है और अपने परिणामों की दृष्टि से प्रभुसत्ता के स्रोत से संबंधित यह परिवर्तन क्रांतिकारी है, क्योंकि इसने पुरानी सत्तावादी शासन व्यवस्था के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की है। सेकेंडली, इस संविधान का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा अथवा उसके द्वारा निर्वाचित संविधान द्वारा नहीं किया गया, तो भी इस संविधान द्वारा प्रभुसत्ता का स्रोत जनता को ही घोषित किया गया है। फोर्थली, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की सर्वोच्चता कहते हैं। जापान के संविधान के अनुच्छेद 98 व 99 के अनुसार देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। इन धाराओं के अनुसार संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है। धारा 98 में कहा गया है, यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होगा और इसके उपबंधों से विरोध रखने वाला कोई कानून, अध्यादेश, साम्राज्य अनुदेश अथवा सरकार का अन्य कार्य अथवा उनका कोई भाग वैध नहीं होगा। और धारा 99 में कहा गया है कि राज्य के सभी पदाधिकारियों, जिसमें सम्राट, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वे इस संविधान का आदर करें और उनके अनुसार ही कार्य करें। फिफ्थली, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में युद्ध का त्याग। जापान के संविधान का सबसे अधिक ध्यानाकर्षण विशेषता उसके द्वारा युद्ध का त्याग है। उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रस्तावना के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 9 में भी इस तथ्य की घोषणा बहुत स्पष्ट रूप में की गई है। इस संबंध में प्रस्तावना में निम्न महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। नंबर 1, जापान सदैव के लिए शांति चाहता है। नंबर 2, जापान अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग की नीति अपनाएगा और इससे लाभ प्राप्त करेगा। थर्डली, जापान की सरकार ऐसी किसी नीति पर नहीं चलेगी जिसके कारण देश युद्ध में उलझ जाए और उनके भयंकर परिणामों को भुगतने के लिए मजबूर हो। इस तरह से हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 9 के द्वारा भी युद्ध एवं इसकी नीति को स्पष्ट एवं पूर्ण त्याग किया गया है और इसमें जापान द्वारा युद्ध के त्याग के संबंध में कुछ तथ्यों पर बल दिया गया है। नंबर 1, जापान न्याय एवं व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगा और इस कामना से प्रभावित होकर जापान ने निर्णय किया है कि जापान सदैव के लिए ये युद्ध का परित्याग कर देगा। इस तरह से
हम देखेंगे कि जापान के संविधान को लागू हुए एक लंबा समय बीत चुका है और इस दौरान युद्ध त्याग को संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जापानी जनता एवं सरकार की कुछ वास्तविक प्रतिक्रिया भी इसमें प्रकट हो चुकी है। सच्चाई यह है कि युद्ध त्याग संबंधी व्यवस्था तथा अमेरिका द्वारा जापान की राष्ट्रीय रक्षा हेतु किया गया समझौता, ये दो ऐसी बातें हैं जिसने जापानी जनता ने अपने राष्ट्रीय अपमान माना और उसमें अनेक बार इनके विरोध में उग्र प्रदर्शन भी किए हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में जापानी सरकारों ने भी अनुच्छेद 9 की उदार एवं सामयिक व्याख्या शुरू कर दी है और इस तथ्य पर जोर दिया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत आत्मरक्षा हेतु युद्ध की मनाही नहीं की गई है। सन 1990 में तत्कालीन काइफू मंत्रिमंडल ने इस अनुच्छेद की पुनः व्याख्या करते हुए इस विचार पर बल दिया और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित शांति सेना से जापान की सुरक्षा बलों की भागीदारी की जा सकती है, क्योंकि यह अनुच्छेद इस बारे में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाता। 6 संवैधानिक राजतंत्र। पुराने मेजी संविधान के अनुसार जापानी सम्राट सर्वोच्च सत्ता संपन्न था, वह प्रभु सत्ता का स्रोत भी था और उस रूप में उसकी स्थिति संविधान से ऊपर थी। किंतु वर्तमान जापानी संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र अथवा सीमित राजतंत्र के सिद्धांत को स्वीकारा है और संविधान ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट वास्तविक शासन नहीं अपितु केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। अन्य शब्दों में यह नाम मात्र का शासक है। जापान के संविधान ने जापान के सम्राट के पद को ब्रिटेन के सम्राट के पद के समान ही संवैधानिक बना दिया है। तत्पश्चात हम देखेंगे एकात्मक राज्य व्यवस्था। जापानी संविधान एकात्मक राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है। अन्य शब्दों में यह जापान में एकात्मक शासन की स्थापना करता है, किंतु यह एकात्मक शासन जापान के प्राचीन एकात्मक शासन की तरह निरंकुश नहीं अपितु यह ब्रिटेन व फ्रांस के लोकतांत्रिक एकात्मक शासन जैसा है। इसका सरल अर्थ है कि जापान में शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निवास करती है। केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा एवं कुशलता की दृष्टि से अपनी इच्छा अनुसार प्रांतों को शक्ति सौंप सकती है और वह चाहे तो आवश्यकता अनुसार इन शक्तियों में वृद्धि अथवा कमी भी कर सकती है। तत्पश्चात हम देखेंगे कठोर संविधान। जापान का वर्तमान शोवा संविधान एक कठोर संविधान है जिसमें सरलता से संशोधन संभव नहीं है। इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव डाइट में प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रस्ताव तब मान्य होगा जब इनके पक्ष में डाइट के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों अथवा इस संख्या से ज़्यादा सदस्यों द्वारा मतदान किया जाए। सेकेंडली, संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति डाइट द्वारा मान्य संविधान के संशोधन के प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है और जब उपरोक्त तरीके से जनता द्वारा संवैधानिक संशोधन को पारित कर दिया जाता है तो उनके तुरंत बाद सम्राट द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी और उसे संविधान का एक अंग मान लिया जाएगा। इसी के अंतर्गत लोकतांत्रिक संविधान की बात भी इसकी विशेषता के अंतर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक दर्शन एवं मूल्य होते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक दर्शन और मूल्य को स्पष्ट रूप से स्थान दिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार जापानी राज्य की प्रभुसत्ता का स्रोत जनता है। सरकार जनता से प्रभुत्व प्राप्त करती है और सरकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जा सकता है। इसी तरह इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात भी कही गई है। उपरोक्त लोकतांत्रिक दर्शन और मूल्यों के अनुरूप ही संविधान ने जापान में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत जापान में सम्राट का पद है, किंतु सम्राट नाममात्र का शासक है और उसका लोकतंत्र से कोई विरोध नहीं है। सेकेंडली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी है। थर्डली, व्यवस्थापिका के दोनों सदन जनता द्वारा ही निर्वाचित है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका
स्वतंत्र होती है। तत्पश्चात हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। जापान की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जो मूलतः ब्रिटिश नमूने पर आधारित है। ब्रिटिश की तरह ही जापान में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का शक्तियों में विवेकपूर्ण संयोग एवं एकीकरण दिखाई देता है। ब्रिटेन की तरह ही जापान में उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है तथा व्यवस्थापिका को शासन का सर्वोच्च अंग माना गया है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि संस्थात्मक कार्यपालिका की बात भी इसके अंतर्गत की गई है और संस्थात्मक व्यवस्थापिका की बात भी इसके अंतर्गत की गई है। तत्पश्चात हम देखेंगे स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावशाली न्यायपालिका। जापान के पुराने संविधान में न्यायपालिका कार्यपालिका के एक अंग के रूप में कार्य करती थी और उनके नियंत्रण से मुक्त नहीं थी, किंतु नए संविधान में न्यायपालिका का अस्तित्व कार्यपालिका से स्वतंत्र है। संविधान के अनुसार जापान की न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रित है तथा न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय करने के लिए स्वतंत्र है। उनकी नियुक्ति की प्रणाली व सेवा शर्तें ऐसी हैं कि वे अपनी स्वतंत्रता व निष्पक्षता की रक्षा कर सकते हैं और उन्हें केवल डाइट महाभियोग की कार्यवाही द्वारा ही हटाया जा सकता है। जापान में न्यायपालिका की अन्य दो विशेषताएं भी हैं। नंबर 1, जापान में संसदीय शासन की परंपरा अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, किंतु वहाँ इन नियुक्तियों की पुष्टि व्यवस्थापिका द्वारा नहीं अपितु जनता द्वारा लोक निर्णय के अंतर्गत की जाती है। सेकेंडली, यद्यपि जापान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि वह न्यायपालिका के संदर्भ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू करता है। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत देखेंगे नागरिक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। जापानी संविधान के 30 अध्याय में अनुच्छेद 10 से 40 तक विभिन्न अधिकारों व कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। संविधान के अनुसार नागरिकों को प्रमुख मौलिक अधिकार है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म के पालन की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। अतः जापानी नागरिकों के प्रमुख कर्तव्य भी है कि वो निष्ठापूर्वक अपने कार्य को करें। अपनी विशेषताओं के कारण जापानी नागरिक मौलिक अधिकारों की संपूर्ण व्यवस्था के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अंत में ये उल्लेखनीय है कि संविधान में इन अधिकारों को पवित्र तथा अनुल्लंघनीय माना है तथा व्यवहार में सरकार ने संविधान की इस भावना का सदैव ही आदर किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि जापान के संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं भी बताई गई है, जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात इसके अंतर्गत की गई है। इसमें हम बताएंगे कि पुराने मेजी संविधान के अंतर्गत जापान एक धर्म राज्य था जिसका राज्य धर्म शिंतो था। सम्राट इस धर्म का सर्वोच्च अधिकारी था। तत्कालीन शासक शिंतो धर्म के पालन, प्रचार एवं प्रसार को पूर्ण प्रोत्साहन देता था, किंतु वर्तमान शोवा संविधान ने जापान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था को अपनाया, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और अब राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है और शासन किसी विशेष धर्म को न तो प्रोत्साहन देता है न ही धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करता है। अतः शासन विधि के समक्ष सभी धर्म और उनके अनुयायी समान है। सेकेंडली, इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी की गई। जापान के संविधान की यह विशेषता कि उसने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना एवं कार्य प्रणाली को मूल संविधान में स्थान दिया। अनुच्छेद 92 और 95 के अंतर्गत वस्तुतः संविधान ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अपनी योजना के अंतर्गत स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना की है। इसी के अंतर्गत वयस्क मताधिकार की बात की गई। अतः जापान के वर्तमान शोवा संविधान ने वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू की है जो आधुनिक लोकतंत्र के अनुरूप है। फोर्थली, इसके अंतर्गत असैनिक नागरिक शासन की स्पष्ट रूप से स्थापना की गई है।
पुराने मेजी संविधान के कटु अनुभव को ध्यान में रखते हुए नए शोवा संविधान ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था की है कि सरकार के गठन में सैनिक अधिकारियों को स्थान नहीं दिया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री अनिवार्य रूप से असैनिक होंगे, सिविलियन होंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, स्वदेशी रचना होने के बावजूद शेष संविधान। वर्तमान जापानी संविधान स्वयं जापान द्वारा निर्मित संविधान नहीं है, अपितु यह मूलतः अमेरिकी जनरल मैकार्थर की रचना है, जिसे तत्कालीन जापानी सरकार ने राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ स्वीकारा था। किंतु इस ऐतिहासिक कटु सत्य के बावजूद यह संविधान अपने अनेक गुणों के कारण श्रेष्ठ संविधान माना जाता है और उसे जापानी जनता की सहमति भी प्राप्त हुई है। उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि वर्तमान जापानी संविधान अनेक विशेषताओं से संपन्न है। यह निश्चित रूप से पुराने मेजी संविधान की तुलना में अत्यंत प्रगतिशील, उदार, लोकतांत्रिक एवं मानवतावादी है। अतः वर्तमान संविधान ने निरंकुश राजतंत्र की जगह सीमित राजतंत्र की स्थापना की है और इसने प्रभुसत्ता का स्रोत जनता को बताया है। इस तरह से हम देखेंगे कि जापानी संविधान के अंतर्गत हमें बहुत सारे अधिकारों की बात भी इसके अंतर्गत की है, कर्तव्यों की बात भी कही है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इस संविधान ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करके राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तक विकसित करने की जिम्मेवारी स्वीकारी है और इस दिशा में उसे पर्याप्त सफलता मिली है। इस तरह से हम देखेंगे कि जापान के संविधान क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।